और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं पहाड़ की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुमाऊं के जंगल की आग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा और महेश खान के जंगलों में आग लग रखी है। 15 दिनों से लगातार आग यहां पर लगी हुई है, जिससे एक बड़ा खतरा बना हुआ है। एनडीआरएफ की टुकड़ी नैनीताल पहुंची हुई है, जिसके बाद अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया है। मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। जवानों को बताया गया है कि कैसे आबादी में आग को अब रोकना है, वन संपदा को बचाना है। उधर अल्मोड़ा में जंगलों की आग तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रही है। यहां पर पाताल देवी के पास में लगी आग आबादी की तरफ तेजी से आगे जा रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग समय रहते अगर नहीं बुझती तो बहुत नुकसान हो सकता है। सरकारी संस्थान और लोगों के घर भी जलकर राख हो सकते थे। जंगलों की आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में जंगलों की आग बेकाबू हो गई है। कुमाऊं से गढ़वाल तक कई जंगलों में आग लगी हुई है। एक महीने में 6000 से ज्यादा आग की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग, सेना, पुलिस और पीआरडी के जवान तैनात किए गए हैं। नैनीताल में आग बुझाने के लिए एसडीआरएफ भी लगाई गई है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे हल्द्वानी। शैलेंद्र नेगी, हम लगातार देख रहे हैं कि बीते दिनों से बैठकें चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतित भी हैं और एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। अब एसडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आप हमें आज की अपडेट दीजिए और आने वाले समय में जिस तरह से गाइडलाइंस निकाल के लोगों को आगाह किया जा रहा है, उस पर अब सरकार किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। शैलेंद्र, देखिए कंचन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने हल्द्वानी में कुमाऊं के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और उन्होंने साफ डायरेक्शन डीएम, एसएसपीज और कुमाऊं कमिश्नर को ये कहा था कि आप एक्टिव रहिए अपने अपने इलाकों में, आपको अपने दफ्तरों में बैठने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर पर जो कुमाऊं में फॉरेस्ट के चीफ हैं उनको उन्होंने फटकार लगाई थी। पीके पात्रों को उन्होंने कहा था कि आप छुट्टी पे मत रहिए, और क्योंकि पीके पात्रों इस दौरान बैठक के दौरान उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ स्वास्थ्य के कारण। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप छुट्टी से लौटिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी फॉरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। लेकिन जो जंगल की आग है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। विशेष तौर पर जो नैनीताल के आसपास के इलाके हैं वहां पर जंगल की आग अनियंत्रित एक तरीके से कहा जा सकता है, जिसमें मैदान का जो भाबर का इलाका है, भाबर के इलाके से लेकर के पूरे पहाड़ के इलाके तक, वहां तक जंगल की आग जो है वो धधक रही है। जिसमें मुक्तेश्वर का इलाका जो बेहद ठंडा माना जाता है वहां पर भी आग लगी हुई है। रामगढ़ का इलाका, मनोरा रेंज का इलाका, उसके अलावा जो रानीबाग के ऊपर के इलाके हैं, यहां सब इस समय आग धधक रही है। लेकिन इसी बीच में जो है एनडीआरएफ को यहां पर बुलाया गया है। एनडीआरएफ को बकायदा ब्रीफ किया गया है फॉरेस्ट के ऑफिसर्स की तरफ से कि आपको किस तरीके से आग बुझाना है। हालांकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बिल्कुल स्पेसिफिक फोर्स है, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जंगल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं, तो इसलिए एसडीआरएफ की जो टुकड़ी है उसको अलग अलग जगह भेजा गया है। कुछ कुछ जवानों को रामगढ़ की तरफ भेजा गया है, कुछ जवानों को नैनीताल की तलहटी की तरफ भेजा गया है। तो इसी तरीके से जो सीएम ने निर्देश दिए हैं कि गांव वालों को भी आप मोबिलाइज करें। उसके अलावा जो बाकी जितने नवयुवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, इन सब का सहयोग लेते हुए आप जंगल की आग को बुझाएं। क्योंकि जंगल में आग बुझाने के कोई बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है। वही जो ट्रेडिशनल तरीका है वही हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना रहा है। लेकिन अब एनडीआरएफ की मदद मिलने के बाद फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं उनका भी साहस बढ़ा है। एसडीआरएफ की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि मोर्चा एसडीआरएफ के जवानों ने संभाल लिया। कि शैलेंद्र, आज भी कोई बैठक होने वाली है इसको लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें ले रहे हैं। लोगों की छुट्टियां, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई है जो छुट्टी पर गए हुए थे। एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं। क्या आज भी बैठक होने वाली है इस पूरे मामले पर?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डेली रूटीन के हिसाब से इसकी ब्रीफिंग ले रहे हैं। वो आज भी इसकी ब्रीफिंग लेंगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं, एचओएफ हैं, वो लगातार जो है इस पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। और जो कुमाऊं के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनसे तो ये कहा गया है कि आपको देहरादून आने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी मीटिंग में हिस्सा लेना है वो आप ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा लीजिए, बाकी आप फील्ड में एक्टिव रहिए। विशेष तौर पर कुमाऊं कमिश्नर को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हैं, वो इसको ब्रीफ करते रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि आखिर किस तरीके से फॉरेस्ट जो फायर है उसको कंट्रोल करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं बिल्कुल। लगातार। और आज अगर कहीं उत्तर पर प्रदेश के भी दौरे हमें पर आने सैन्य वाले बलों हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन देखिए पूरी तरह से एक्टिव और एक एक अपडेट अधिकारियों से जंगल की आग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका शैलेंद्र नेगी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि उत्तराखंड में जंगल की आग से हालात कितने खराब हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसको लेकर सैटेलाइट से जो तस्वीर ली है, वो तस्वीर आप इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहां जहां पर आपको रेड मार्क नजर आ रहा है, वो एरिया जो है इस मैप में आग लगने के लिए चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड की जंगल की आग आपको इस रेड मार्क से नजर आ रही होगी। उत्तराखंड का ये मैप आप देख रहे हैं, जंगल की आग में ये रेड मार्क, ये लाल निशान, जहां जहां पर आप देखेंगे वहां पूरे इलाके में जंगल की ये आग आप मान के चलिए। तो ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर जो दिखाती है कि इस बार जंगल की आग से ना सिर्फ जंगल को कितना नुकसान हो रहा है, बल्कि जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है और आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो। और आइए बढ़ते हैं आगे। भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी परेशान हैं। इस पर आपको अपडेट देते हैं कि पहाड़ में इस समय कैसे हालात हैं। गर्मी के कारण जंगलों में जल स्रोत सूख गए हैं, जिससे वन्य जीवों को पीने के पानी की अब पर्याप्त जो व्यवस्था है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देखिए, हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व में वाटर टैंक के जरिए प्राकृतिक जल स्रोतों को और वन विभाग के द्वारा बनाए गए वाटर होल्स को भरा जा रहा है ताकि जंगली जानवर पानी पी सकें। साथ ही नए वाटर होल भी तैयार किए गए हैं। हरिद्वार वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में हाथी, चीते, सांबर और अन्य जानवर जो हैं वाटर होल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसमें जो है हमारे द्वारा जैसे पथरी पूर्वी में आज जो है वहाँ के वाटर होल में पानी की थोड़ी कमी हो गई थी, तो आज हमारे द्वारा वहाँ पे पानी का भराव करा गया, जिससे कि जंगली जानवर बाहर भी निकल जाते हैं पानी की तलाश में। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पानी वहाँ पे सुचारू रूप से रहे, जिससे कि वो लोग अपने प्राकृतिक वास में रहें और बाहर ना आए। इस खबर पर और जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। पुलकित, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, छोटा सा पॉन्ड सा है, उसमें एक हाथी पानी पी रहा है, लेकिन पानी कम और मिट्टी ज्यादा उसमें नजर आ रही है। क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि अभी जो प्रचंड गर्मी आनी शुरू हुई है उसमें इस जानवर अपनी प्यास बुझा सके? देखिए, भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है और जो गर्मी की जब शुरुआत हो गई है तो उससे इंसानों के साथ साथ जो जानवर है, जंगली जानवर है, वन्य जीव है, उनके लिए भी सर्वाइवल में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि इस समय पर जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जंगलों के वो सूख जाते हैं। और इस तरह की कवायद वन विभाग की ओर से, राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से ये हर साल की जाती है कि जो प्राकृतिक स्रोत है उनको पानी से भरा जाए। और उसके अलावा कई और भी वाटर होल्स बनाए जाते हैं। वाटर होल्स यानी कि कुछ छोटे तालाब होते हैं जो कई ऐसे स्थानों पर जंगल के वन के अधिकारियों की ओर से, राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की ओर से बनाए जाते हैं, जहां पर जंगली जानवरों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है और वहां पर वो पानी पीते हैं। पहले से जो जंगली जानवर वहां पर पानी पीते रहे, उस जगह पर ये बनाए जाते हैं ताकि जो जंगली जानवर है वो वहां पर आकर पानी पी सके और अपनी प्यास बुझा सके। क्योंकि अगर जंगल में उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फिर जो जंगली जानवर है वो आबादी का रुख करते हैं और इसीलिए जो है मानव वन्य जो संघर्ष है वो होता है और कहीं ना कहीं जो है आबादी में आना जाना जो है वो जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये कवायद जो है की जा रही है। हरिद्वार वन प्रभाग में कई ऐसे वाटर होल्स हैं जिनको भरा जा रहा है, वाटर टैंक के जरिए इनको भरा जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के भी वाटर होल्स भरे जा रहे हैं और उसके अलावा कई नए वाटर होल्स भी जो है तैयार किए जा रहे हैं ताकि पानी की किसी भी तरह की कमी ना रहे और जंगली जानवर जो है पूरी तरह से अपनी प्यास बुझा सके और किसी भी तरह की उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी उसको खतरा ना हो। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं चारधाम यात्रा की बात करते हुए कि अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं चारधाम यात्रा को शुरू होने में। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अधिकतम संख्या
तय की गई है। यमुनोत्री में 9,000 और गंगोत्री में 11,000 यात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ में 8,000 और बद्रीनाथ में 20,000 यात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मई जून के लिए हेली सर्विस की भी बुकिंग फुल है। तैयारियां किस तरह की कर ली गई हैं, साथ ही हर दिन कितने भक्त जो हैं दर्शन कर सकेंगे, इस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जानकारी और देंगे। लेकिन देखिए, पूरे साल जो इंतजार रहता है चारधाम यात्रा का, उसको शुरू होने में महज 10 दिन बचे हुए हैं। दीपांकर इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे दीपांकर की तरफ। दीपांकर, 10 दिन से भी आप कम का ही समय कहिए जो अब रह गया है चारधाम यात्रा शुरू होने में। आपसे जानना चाहेंगे, हर दिन कितने भक्त, कितने यात्री जो है वो दर्शन कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और तैयारियां किस तरह की पुख्ता कर ली गई हैं चारधाम यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए? बिल्कुल कंचन, क्योंकि चारधाम यात्रा हर साल एक बड़ा चैलेंज होता है उत्तराखंड में सरकार के लिए। और 10 मई को कपाट खुलेंगे, तो आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो 10 दिन के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। और केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही और गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। अब तक रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 16 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जो नंबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, यमुनोत्री में 9,000, गंगोत्री में 11,000, केदारनाथ में 18,000 और बद्रीनाथ में 20,000, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं। तो मई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चारों धामों में कंप्लीट हो चुके हैं। अब जून की जो भी डेट्स मिलेंगी वो ऑनलाइन की मिलेंगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस हरिद्वार और ऋषिकेश में, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो मई के पहले हफ्ते से हरिद्वार ऋषिकेश में उनके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और वहां से रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी यात्रा यहां से शुरू कर पाएंगे। तो चैलेंज फिलहाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जब यात्री पहुंचने वाले हैं, और हमने बीते सालों में भी देखा है जो नंबर लगातार बढ़ा है, हर दिन 20,000 यात्रियों को दर्शन करवाना के बद्रीनाथ में हो या केदारनाथ में 18,000 को, या पिछले साल ये नंबर 15,000 का था, इतना संभव वहां पर नहीं हो पाता। उसके बीच में फिर मौसम का बदलना और तमाम तरह की स्थितियां बनती हैं, इसमें यात्रा को कई बार होल्ड भी करना पड़ता है। तो सरकार के लिए, जो पर्यटन डिपार्टमेंट है उसके लिए, और दोनों जिलों के प्रशासन के लिए और मंदिर समिति के लिए चैलेंज यही है कि जितनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हुए हैं, इन सभी यात्रियों को क्या आप आसानी से दर्शन करवा पाएंगे, इसके लिए वहां पर व्यवस्थाएं बनाना। मुख्यमंत्री ने इसकी बैठक ली है अब से कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा है कि सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। लेकिन जो नंबर है, जब आप नंबर रजिस्टर होता है और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है जब फील्ड में, जिस दिन यात्रा शुरू होगी और तब यात्रियों को दर्शन कराने का जो चैलेंज होता है वो जाहिर तौर पर बड़ा है। और ये ऑनलाइन का नंबर है, ऑफलाइन अभी और रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो 20,000 का नंबर अगर हम बद्रीनाथ में बता रहे हैं, तो ये नंबर बढ़ के वहां पर 25,000, 30,000 का भी हो सकता है। तो वहां पर इस भीड़ को थामना, खास तौर पर मई और जून में, क्योंकि जुलाई में फिर बरसात शुरू होती है। हालांकि यात्री जरूर पहुंचते हैं लेकिन नंबर थोड़ा सा जरूर कम होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और अब ऑनलाइन के नंबर लगभग मई के लिए फुल हो चुके हैं, सिर्फ अब जून के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। हेली सर्विसेज की अगर बात करें तो वो भी मई और जून के लिए फुल हो चुकी है। सितंबर की भी 85% बुकिंग हेली की फुल हो चुकी है, क्योंकि जुलाई अगस्त में हेली यहां पर नहीं होता बरसात की वजह से। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन जो नंबर सामने निकल कर आया 16 लाख का शुरुआत में, अभी यात्रा में 10 दिन बाकी है, वो वाकई एक चुनौती है पूरी सिस्टम के लिए और यहां पर चारधाम यात्रा के लिए। ठीक है दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका विस्तृत जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को आगे बढ़ते बताते हैं चमोली की एक खबर, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब का पैदल रास्ता अब भी बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है और खराब मौसम के बीच में सेना के जवान बर्फ हटाने और रास्ता बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। -15 डिग्री तक के तापमान में भी हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। 20 मई तक बर्फ साफ करके पूरा रास्ता बना लिया जाएगा। उधर चमोली में ही द्रोणागिरी में बर्फीला तूफान आया, कई घरों की छतें उड़ गई। बर्फीले तूफान के चलते पैदल रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इलाके में भारी नुकसान की खबर है। द्रोणागिरी इलाके में रहने वाले लोग सर्दियों में निचले इलाकों में आ जाते हैं। अप्रैल मई की शुरुआत में द्रोणागिरी पहुंचते हैं। ग्रामीण द्रोणागिरी पहुंचे तो यहां तूफान में हुए नुकसान का उन्होंने जब तस्वीर देखी तो हर कोई हैरान नजर आया। नुकसान का पता भी पहुंच के ही यहां पर लगा। पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा था। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। करीब 2 फीट तक अभी ताज़ा बर्फ गिर चुकी है।
बर्फीले तूफान की वजह से घरों में रखे परंपरागत बीज, सामान, कपड़े, खाद्य सामग्री पूरी तरह से खराब हो चुकी है।